हाँ तो बच्चों देखिए, अब आज हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली भी कहते हैं। इसका पहला एलिमेंट कार्बन है। देखो, ग्रुप 14 कार्बन से स्टार्ट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 + 8 14, 14 + 18 32, 32 + 18 50, 50 + 32 वो आपके कितना हो जाएगा 82। इसका एटॉमिक नंबर है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कार्बन का ये है, देखिए, हीलियम 2s2 2p2। सिलिकॉन का देखिए नियॉन 3s2 3p2। जर्मेनियम का आर्गन 3d10 4s2 4p2। अब जर्मेनियम में ये 3d आ जाएगा। ये 3d के कारण इसमें कुछ विशेष प्रॉपर्टी भी आती है, क्योंकि इसके कारण ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, एटॉमिक साइज कम होने लगती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने लगती है, जो हम पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं। क्रिप्टॉन, अब यहाँ 3d की जगह 4d 10 और ये 5s2 5p2। लेड, ये आपके जीनॉन। अब जीनॉन में देखिए 4f14 5d10 और आपका 6s2 6p2। लेड के अंदर भी जो 4f है ना, ये लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं। ये इनके कारण ये जो आपके लेड है जो है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, और इसके कारण इसकी प्रॉपर्टी में भी बहुत बड़ा वेरिएशन यहाँ पर आता है। देखिए, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके ग्रुप 14 के। एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग कार्बन और सिलिकॉन को माना गया है नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है। जर्मेनियम है मेटलॉइड, ये मेटलॉइड है। और टिनो लेड ये मेटल है। ये इसका तीनों में इसका क्लासिफिकेशन है। अब ग्रुप 14 के एलिमेंट का जनरल प्रॉपर्टीज़ देखिए। जनरल प्रॉपर्टीज जो ग्रुप वाइज अपन डिस्कस करते हैं वो क्या है, देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टी में नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यानी कि AR। अब होता क्या है कि ग्रुप 14 में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। हर एक ग्रुप में होती है, ग्रुप 14 में भी होती है। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज एन इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए आपकी ये एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती है। लेकिन एटॉमिक रेडियस का जो इंक्रीमेंट है वो अलग अलग होता है। देखिए यहाँ क्या होता है, देखिए, कार्बन से जब सिलिकॉन में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में बड़ा डिफरेंस होता है, यानी कि सिलिकॉन की रेडियस कार्बन से काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम पर आएंगे तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ थोड़ा सा। क्योंकि जर्मेनियम में ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। जर्मेनियम से जब टिन पर आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, और टिन से लेड पर आएंगे तो इंक्रीमेंट होगा लेकिन वापस कम हो जाएगा। मतलब ये जो इंक्रीमेंट है ज़्यादा होता है और बाद में इंक्रीमेंट कम होता है। और इस कम इंक्रीमेंट की वजह क्या है यहाँ पर? इसकी वजह है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और आपके हाँ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ से यहाँ तक देखिए, जो लो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो लो इंक्रीमेंट हो रहा है एटॉमिक रेडियस में मेंट इज ड्यू टू, इसकी दो वजह है। नंबर 1 ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और नंबर 2 लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
इस वजह से एटॉमिक साइज सिलिकॉन से लेड तक धीरे धीरे बढ़ती है, कार्बन से सिलिकॉन तक फास्ट तेज़ी से बढ़ती है। एटॉमिक साइज के बाद आता है देखिए नंबर 2 सेकंड प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। देखिए ये टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, क्यों डिक्रीज? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देखो कार्बन से टिन तक आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन लेड की अचानक ज़्यादा हो जाती है। यानी कि टिन और लेड में जो एक्सेप्शन ऑर्डर है ये, ठीक है ना, एक ऐसा ऑर्डर जो कि ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट है ये, जो अपोजिट ऑर्डर है, जस्ट अपोज ऑफ द ट्रेंड कि टिन से लेड पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपके कम होनी चाहिए, लेकिन कम होने की बजाय बढ़ रही है। तो भाई इस इंक्रीमेंट के दो ही रीजन हैं। पहला रीजन क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेड में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड का साइज छोटा रह जाता है। दूसरा, लेड के न्यूक्लियस में देखिए 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, तो 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन इन लेड अरे दोनों वजह इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को, लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी को आपके टिन के कंपेयर में थोड़ा सा बढ़ा देती है। तीसरा देखिए मेल्टिंग पॉइंट। सारे सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है देखिए कि टॉप टू बॉटम का इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, डिक्रीज होता है। अब क्यों डिक्रीज होता है? देखो कार्बन जो होता है, कार्बन और सिलिकॉन, पहले इसका देखते हैं। देखो कार्बन एक नॉन मेटल है। अब इसका एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड है और एक ग्रेफाइट है, और डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि इनका 3D लैटिस नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, और जिस किसी भी सब्सटेंस में लैटिस नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता है यहाँ पर। अच्छा, सिलिकॉन का कार्बन से कम है क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक साइज बड़ा है। एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से का जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है बॉन्ड। सिलिकॉन से भी कम मेल्टिंग पॉइंट जर्मेनियम का होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तीनों के एटॉमिक अरेंजमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक जैसे है। तीनों के क्रिस्टल लैटिस में एक जैसा स्ट्रक्चर है। इसके बाद आ जाता है टिन में होता है मेटालिक बॉन्ड, एक बहुत वीक सा मेटालिक बॉन्ड होता है, और इससे भी वीक सा मेटालिक बॉन्ड होता है लेड में। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट आपके कार्बन से लेकर के लेड तक कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं। देखो चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ON, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सबके आउटर शेल में देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो एटम्स है वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके टेट्रावेलेंट कैटायन बनाएंगे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके टेट्रावेलेंट एनाइन बनाएंगे। तो थ्योरेटिकली इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज है वो +4 से -4 तक होती है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज है वो क्या है? आपके M+4 टू M-4 तक होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी मैं इसको एलिमेंट को रख रहा हूँ यहाँ पर, इनके कॉन्फ़िगरेशन आगे काम आएंगे हमारे। यहाँ ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, देखिए इसको, ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन हमारे काम आने वाले हैं। देखिए अब देखिए क्या होता है कि जो +4 ऑक्सीडेशन, अब देखो -4 ये मेटल की तो होगी नहीं -4, क्योंकि नीचे के एलिमेंट तो मेटल से सारे, टिन और लेड।
बच्चा सिलिकॉन और कार्बन ये भी -4 रेयरली शो करेंगे -4, क्योंकि -4 में 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए इम्पॉसिबल सा है। मायरा +4 कार्बन के कोवलेंट कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता ही है। तो सारे के सारे एलिमेंट कार्बन से लेकर के लेड तक ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो देखिए, लेकिन क्या होगा, देखिए जब हम कार्बन से लेड पर आते हैं तो एक इफ़ेक्ट होता है जिसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। वो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट इंक्रीज होता है। अच्छा, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। बच्चों लाइट आने दीजिए, लाइट आने के बाद अगेन इसको स्टार्ट करते हैं। अभी लाइट गई हुई है अभी। हाँ देखिए बच्चों, लाइट आ चुकी है। तो मैं बता रहा था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो नीचे के हैवी एलिमेंट होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, उनमें एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। इनकी बॉन्ड बनाने में, इसको बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। दे बिकम्स केमिकली इनर्ट या लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो पी ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाते हैं, और यही वजह है कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो तीनों लेड +4 के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। अब जैसे जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होगा, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लेस और लेस रिएक्टिव होते जाएंगे, इनकी इनर्टनेस बढ़ती चली जाएगी। वैसे वैसे क्या होगा कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, यानी कि लेड की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल है कंपेयर टू +2 के जो है। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटती है, और ऐसा किस वजह से होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ M+4, ठीक है ना। तो भाई देखिए यहाँ C+4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सिलिकॉन +4 उससे कम, जर्मेनियम +4 उससे भी कम, टिन +4 उससे भी कम, और आपके लेड +4 उससे भी कम। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर किसकी वजह से है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण कार्बन से लेड तक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो घटती है, लेकिन नहीं, +4 की स्टेबिलिटी तो घटती है, लेकिन +2 की बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर C+2 कार्बन का सबसे कम स्टेबल है। कार्बन का ऐसा कोई कंपाउंड नो नहीं है जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सिलिकॉन इससे ज़्यादा, जर्मेनियम इससे ज़्यादा, टिन इससे ज़्यादा, और आपका लेड इससे भी ज़्यादा। लेड के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। देखो, लेड और टिन का यदि कंपैरिजन करें तो टिन तक तो +4 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है +2 से, टिन तक, पूरा कार्बन से लेकर के टिन तक। लेकिन लेड में क्या होता है, देखिए, +4 इज़ लेस स्टेबल देन +2। लेड में ऐसा होता है, यानी कि जब लेड का एटम +4 स्टेट में होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Pb+2 में बदलने की बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इसके अंदर, Pb+4 में। यानी कि Pb+4 बड़ी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Pb+2 में कन्वर्ट हो जाता है,
और जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन गेनर है यानी कि उसका रिडक्शन बड़ी आसानी से हो रहा है, और जिसका रिडक्शन आसानी से हो जाता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर जो Pb+4 है ना इज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, यह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो ये हमने कुछ इसकी यहाँ पर देखी है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें अपन ने डिस्कस की है। देखिए अगली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो प्रॉपर्टी चलेगी, आई थिंक ये इसकी 3rd नंबर की प्रॉपर्टी, हाँ 5th नंबर की प्रॉपर्टी चलेगी। देखिए और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब मैं इसको यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देखो कार्बन को छोड़ करके सारे एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। अब कार्बन में क्यों नहीं होती? देखो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी तब होती है जब एटम के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल हो। कॉम्प्लेक्स बनाने में वैकेंट ऑर्बिटल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्बन के पास किसी भी तरह का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, अदर एलिमेंट के पास है, सिलिकॉन के पास है क्योंकि इसका 3rd ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो यहाँ 3d 4d 5d 6d इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कार्बन में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। कार्बन के अलावा बाकी के एलिमेंट में होती है। बाकी के एलिमेंट ये आपके जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये लेड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अच्छा कॉम्प्लेक्स में क्या बनता है? जैसे कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये भाई 2 क्लोराइड आयन के साथ, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हेक्साक्लोरोसिलिकेट बना लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है। अब ये रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ना तो सिलिकॉन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में, और इसमें सिलिकॉन का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये d इसलिए तो हुआ है क्योंकि सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो कार्बन को छोड़ करके बाकी सब में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है। कार्बन में इसलिए नहीं है क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है। नंबर 6 केटेनेशन। केटेनेशन, देखो केटेनेशन का मतलब क्या होता है? चेन फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? चेन फॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि कार्बन एटम कार्बन से कार्बन जुड़ करके चेन बनाते हैं। कई तरह की चेन फॉर्मेशन होती है, ब्रांच, अनब्रांच, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, कई तरह की चेन फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं चेन फॉर्मेशन, केटेनेशन को। तो कार्बन में टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, सिलिकॉन में उससे कम, जर्मेनियम उससे कम, टिन और लेड। दरअसल टिन और लेड में तो चेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती नहीं क्योंकि तो वैसे मेटल है। जर्मेनियम में रेयरली है, कार्बन में सबसे ज़्यादा है, और सिलिकॉन में भी कार्बन से कम है। देखो कार्बन से कार्बन कई तरह की चेन बनती है, ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसा भी हो सकती है, ये 4 कार्बन साइक्लिक ऑर्डर में भी जुड़ सकते हैं। तो कार्बन हैज़ द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कैटन, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ ड्यू टू, वजह क्या है? ड्यू टू वेरी हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, और इसलिए कार्बन से कार्बन का एटम कई तरीके से जुड़ कर के कई तरह की चेन बना लेते हैं। अगला देखिए नंबर 7, 7वें नंबर की यहाँ प्रॉपर्टी आती है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स, देखो हाइड्रोजन के साथ इनके बाइनरी कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स बोलते हैं। जैसे कार्बन का हाइड्राइड मीथेन, सिलिकॉन का हाइड्राइड सिलेन, आपके जर्मेनियम का हाइड्राइड जर्मेन, टिन का हाइड्राइड
स्टेनेन, और लेड का हाइड्राइड होता है प्लम्बेन। ये मीथेन है, सभी जानते हैं। इसको बोलते हैं सिलेन, ये सिलेन है। ये होते जर्मेन, जर्मेन है। ये स्टेनेन है, ये स्टेन है। और ये प्लम्बेन है, प्लम्बेन। अभी जो हाइड्राइड जो बनते हैं, देखिए, देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बड़ी आसानी से बना लेता है, आयोनिक बॉन्ड बनाने में मुश्किल होती है। और इन सब में सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाने की नेचर है कार्बन है, क्योंकि नॉन मेटल है। सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कार्बन में है, और कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो हाइड्राइड बनाने की जो टेंडेंसी है ना, वो सबसे ज़्यादा कार्बन में होती है। कार्बन के हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देखिए, जो मीथेन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सेलेन उससे कम है, जर्मेन उससे कम है, स्टेनेन उससे कम, प्लम्बेन उससे भी कम है। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। अब इस स्टेबिलिटी का ऑर्डर की वजह क्या है? एक तो वजह ये है क्योंकि हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की नेचर है, और कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की जो नेचर सबसे ज़्यादा है। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह है, देखो कार्बन से जब लेड तक जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन के साथ इनकी बॉन्ड एनर्जी घटती है, बॉन्ड एनर्जी घटती है। देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी उससे कम है, जर्मेनियम हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी और भी कम है, टिन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी और भी कम है, और लेड हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी और भी कम है। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, एनर्जी। और यही वजह है कि जो PbH4 है, जो प्लम्बेन है, जो PbH4 है आपके, PbH4 ये 0 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि लेड हाइड्रोजन एटम को बांध के नहीं रख पाता, डिकम्पोज, ये टूट जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल आपके हाइड्राइड से है। हाइड्राइड के बाद नंबर आता है हैलाइड्स का, इनके हैलाइड्स का नंबर 8। देखिए हैलाइड, देखो हेलोजन के साथ इनके कंपाउंड को क्या कहते हैं? हम हैलाइड्स बोलते हैं। हेलोजन के साथ इनके कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हैलाइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके किस तरह के हैलाइड बनते हैं। तो देखो ये बनाते हैं MX4 टाइप हैलाइड। ये MX4 टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सारे के सारे टेट्रावेलेंट हैं। ग्रुप 14 की जो ग्रुप वैलेंसी है, पूरे ग्रुप की जो अपनी वैलेंसी है वो 4 ही है, इसलिए MX4 टाइप के हैलाइड ये फॉर्म करते हैं। जैसे कि देखो कार्बन टेट्रा हैलाइड, आपके सिलिकॉन टेट्रा हैलाइड, आपके जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड, टिन टेट्रा हैलाइड, और लेड टेट्रा हैलाइड, ये इनके टेट्रा हैलाइड्स है। अच्छा, अब हेलोजन में यहाँ पर देखो 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो फ्लोराइड और क्लोराइड तो सबके होते हैं। अब आगे की चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो फ्लोराइड और क्लोराइड तो सबके होंगे, कार्बन से लेकर के लेड तक। ब्रोमाइड और आयोडाइड ये लेड के नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो Br4 और PbI4 जो होते हैं आर अनस्टेबल, आर अनस्टेबल।
अब सवाल है कि अनस्टेबल क्यों है? तो एक वजह तो ये है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होती है। एक वजह तो ये है। पहली वजह देखिए कि Pb+4 जो होती है ना, Pb+4 इज लेस स्टेबल। अच्छा, यदि लेस स्टेबल है तो फिर फ्लोराइड और क्लोराइड कैसे बन जाते हैं? देखो, लेड टेट्रा क्लोराइड तो बनेगा, लेड टेट्रा फ्लोराइड भी बनेगा, लेकिन लेड टेट्रा ब्रोमाइड नहीं बनेगा, लेड टेट्रा आयोडाइड नहीं बनेगा। वजह एक तो वजह ये है। दूसरी वजह देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो Pb+4 है, Pb+4 भाई ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, हेलाइड आयन में क्या होता है देखिए, हेलाइड में देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनके रिड्यूसिंग नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है, ये इनके रिड्यूसिंग नेचर है, ये रिड्यूसिंग नेचर। देखो, हेलोजन के ऑक्सीडाइजिंग नेचर में फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, आयोडीन हेलोजन में सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग है। यानी कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम है। हेलोजन में जो आयोडीन है, आयोडीन का एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम है, इसलिए आयोडाइड में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन से आयोडीन तक ऑक्सीडाइजिंग नेचर घटती है, इसलिए फ्लोराइड से आयोडाइड तक रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती है। तो यहाँ पर ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनके रिड्यूसिंग नेचर सफिशेंटली लार्ज होती है। अब Pb+4 ये ऑक्सीडाइजिंग है, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये रिड्यूसिंग है। अब लेड टेट्रा ब्रोमाइड में, लेड टेट्रा आयोडाइड में लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ब्रोमीन आयोडीन -1 में। अब एक ऑक्सीडाइजिंग है, दूसरा रिड्यूसिंग है, तो दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब देखिए ये तो रिड्यूसिंग हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग हो गया, क्या होगा कि Pb-Br4 एंड Pb-I4 डिकम्पोज। और कैसे डिकम्पोज होगा, इस तरीके से देखिए कि Pb-Br4 डिकम्पोज होकर के किस में बदलेगा, Pb-Br2 प्लस ब्रोमीन में, इस तरीके से। यहाँ +4 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 ब्रोमाइड में से 2 ब्रोमाइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल है, तो Pb-Br2 स्टेबली फॉर्म हो जाएगा। तो एक तरीके रेडॉक्स रिएक्शन हो गई यहाँ पर। यही बात Pb-I4 के लिए भी होगी, ये भी Pb-I2 और साथ में आयोडीन बनता है। और यही वजह है कि हाइलाइट्स में देखिए क्या होता है, Pb, हाँ, लेड टेट्रा ब्रोमाइड और लेड टेट्रा आयोडाइड फॉर्म नहीं होते, बाकी सब फॉर्म होते हैं, सबके टेट्रा हैलाइड फॉर्म होंगे। अच्छा, लेड के भी फ्लोराइड और क्लोराइड तो बनेंगे, लेड के भी फ्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनेगा, यानी कि Pb देखिए F4 फॉर्म होते हैं, PbCl4 फॉर्म होते हैं, क्योंकि फ्लोराइड और क्लोराइड इतने अच्छे रिड्यूसिंग नहीं है कि Pb+4 का रिडक्शन कर सके, इसलिए ये तो बनेंगे। आर फॉर्म ये अनस्टेबल नहीं है भाई, ये बनते हैं, इनका निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है ना। आगे अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, देखो इनमें कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड की यदि बात करें, देखो टिन टेट्रा फ्लोराइड को छोड़ करके, टिन टेट्रा फ्लोराइड और लेड टेट्रा फ्लोराइड,
को छोड़ करके एक ये भी ले लीजिए आपके PbBr2 और PbI2, इनको छोड़ करके बाकी सब कोवलेंट हैं। ये तो है आयोनिक, आयोनिक कंपाउंड। देखो फ्लोरीन के साथ तो मेटल आयोनिक ही बनाते हैं। ब्रोमाइड आयोडाइड में लेड की वैलेंसी कम है, +2 है, इसलिए इनमें भी आयोनिक करेक्टर ही ज़्यादा होगा। ये तो आयोनिक, इनके अलावा ऑल अदर्स आर कोवलेंट कंपाउंड। बाकी सारे के सारे क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, सब के सब कोवलेंट कंपाउंड है। देखो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड थर्मली बहुत स्टेबल है, इससे कम थर्मल स्टेबिलिटी होती है सिलिकॉन टेट्रा हैलाइड की, इससे कम होती है जर्मेनियम टेट्रा हैलाइड की, और फिर टिन टेट्रा हैलाइड, लेड टेट्रा हैलाइड। हमने देखा है कि टिन और लेड इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इनका डिकम्पोजिशन होता है फर्दर, जैसे कि लेड टेट्रा हैलाइड है, ये लेड टेट्रा हैलाइड, ये इजीली डिकम्पोज होकर के लेड डाई हैलाइड और हेलोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ऐसा डिकम्पोजिशन बाकी का नहीं होता। तो टेट्रा में कार्बन बहुत स्टेबल है, लेड के टेट्रा हैलाइड सबसे कम स्टेबल है। इसकी वजह यह है कि कार्बन का एटॉमिक साइज छोटा है, छोटे साइज का एटम हेलोजन के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। एक चीज़ और देखिए कि जो कार्बन के टेट्रा हैलाइड है, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू अनअवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। इसके अलावा ऑल अदर जितने भी बाकी इसके अलावा सारे हैं, उन सब का हाइड्रोलाइसिस होता है। उस हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में वैकेंट डी ऑर्बिटल का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो अपना लॉन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल को ही देता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस, ये सिलिकॉन और देखिए ये टेट्राक्लोराइड। अब सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मैंने ऐसे बना दिया डी ऑर्बिटल को, हालांकि ऐसा नहीं होता पर अपन शॉर्ट में बना देते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास है लॉन पेयर। अब ये लॉन पेयर के कारण से वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो जाती है। सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये क्लोरीन के पास जाएगा और H और ये Cl ये मिलके क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं, और OH इस सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि एक क्लोरीन का रिप्लेसमेंट एक OH के साथ हो गया, तो यहाँ OH आ गया, बाकी जगह क्लोरीन रहेंगे। अच्छा, सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, दूसरा बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि छोटी साइज का एटम है, बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाता है। यही बाकी के क्लोरीन के साथ भी होगा, 3H2O। तीनों क्लोरीन 1 by 1 3 OH के साथ रिप्लेस हो जाते हैं यहाँ पर, और सिलिकॉन के चारों ओर 4 OH जुड़ जाएंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वही बात यहाँ भी है। यहाँ भी ये 2 OH अनस्टेबल है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर 2H2O निकल गया और क्या बना आपके SiO2। इस ओवरऑल रिएक्शन को हम शॉर्ट में कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कि आपके सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, 2H2O, 4HCl और SiO2, इस तरीके से। तो ये हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है।
तो कार्बन के हैलाइड के अलावा बाकी सबके हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस बड़ा आसानी से हो जाता है। अच्छा यदि कार्बन का हैलाइड ले अपन देखें, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ले हम इसकी जगह पर, ये CCl4, और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन तो स्टीम ले हम, स्टीम भी कितना डिग्री पर, 500 डिग्री पर, साथ में कैटलिस्ट भी। यहाँ पर कोई टेम्परेचर वगैरह की कोई खास नीड नहीं है, ये तो बिना स्टीम के भी हो जाएगा, बिना बहुत ज़्यादा गर्म के भी हो जाएगा, थोड़ा गर्म तो करना पड़ेगा, बट स्टीम लेंगे 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी वाटर के साथ रिएक्शन, स्टीम के साथ रिएक्शन हो जाती है, और क्या बनता है, HCl और COCl2 बनती है। COCl2 क्या है, फॉस्जीन गैस है, ये गैस है फॉस्जीन गैस, जो हाईली पॉइजनस गैस है, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है, जिसके कि पॉइजनस नेचर बहुत ज़्यादा होती है। और ये आपके हमने देखे इसके हाइलाइट्स। हाइलाइट के बाद अब देखिए लास्ट इसके कंपाउंड होते हैं ऑक्साइड्स। कैसे होते हैं, ऑक्साइड्स। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ 4 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, देखिए कितने तरह के, 4। देर आर 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। कौन कौन से 4 टाइप्स के, देखिए थोड़ा मैं एक चार्ट बना के समझाता हूँ मैं यहाँ पर। ऑक्साइड, एक तो इससे बनते हैं मोनो ऑक्साइड, एक बनते हैं डाई ऑक्साइड्स, एक बनते हैं सब ऑक्साइड, ये कार्बन का बनता है बस, और एक बनते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो 4 तरह के ऑक्साइड इससे बनते। देखो मिक्स ऑक्साइड बनाता लेड, किसका बनता है, लेड का बनता है। जैसे Pb3O4, ये एक तरह का मिक्स ऑक्साइड है। ये 2 ऑक्साइडों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। कौन से 2 ऑक्साइड, 2 PbO प्लस PbO2, इन दोनों से मिल के बनता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स ऑक्साइड। सब ऑक्साइड बनता है कार्बन का C3O2। ज़्यादा जो वेल नोन ऑक्साइड ये 2 ही हैं, एक तो मोनो ऑक्साइड और एक डाई ऑक्साइड। इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मोनो ऑक्साइड का। देखिए मोनो ऑक्साइड, इनका जनरल फॉर्मूला होता है MO, मोनो ऑक्साइड, MO। देखिए देखो जो मोनो ऑक्साइड होते हैं, अब टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ती है टॉप टू बॉटम, और मोनो ऑक्साइड में M का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही है। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड से शुरुआत हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, आपके टिन मोनोऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड। लेकिन सिलिकॉन मोनोऑक्साइड से लेड मोनोऑक्साइड तक स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज। देखिए स्टेबिलिटी इंक्रीज, वजह क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण बढ़ती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये मोस्ट स्टेबल मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट स्टेबल है। अब ऐसी क्या वजह है, इसकी वजह ये है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक तो होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बाकी में नहीं होता ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो मॉलिक्यूल अनब्रेकेबल हो जाएगा। दूसरा ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये भले एसिडिक और बेसिक नहीं है।
यदि एसिडिक होता तो किसी बेस के साथ रिएक्शन करता, बेस होता तो किसी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन होती। एक तो ट्रिपल बॉन्ड है और एक न्यूट्रल है, दो वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट स्टेबल मोनोऑक्साइड है। दैट्स क्लियर ये। अब बात करते देखिए डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। चलो देखते हैं, देखिए डाई ऑक्साइड, इसका जनरल फॉर्मूला होता है MO2। इन सभी के डाई ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +4 होता है। आज +4 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटती है, इसलिए डाइऑक्साइड की भी स्टेबिलिटी यहाँ पर टॉप टू बॉटम घटेगी। ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये स्टेबिलिटी। देखो मोनोऑक्साइड में सिलिकॉन से लेड तक स्टेबिलिटी बढ़ रही थी मोनो में, हाँ कार्बन एक एक्सेप्शन केस था, उसकी वजह थी यहाँ पर, लेकिन डाई में स्टेबिलिटी लगातार घटे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इनमें मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड ये तो होता है एसिडिक, ये होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक यानी कि एसिडिक भी और बेसिक भी, और ये होता है बेसिक। आपने पढ़ा भी टॉप टू बॉटम ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अच्छा इनके डाइऑक्साइड में एक चीज़ और है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, सॉरी क्या, वेरी सॉरी, ये गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस है, ऑल अदर ऑक्साइड्स आर सॉलिड। वजह क्या है? वजह ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 का डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है, सेपरेट मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, पूरा एक होल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है देखिए, जबकि ये सारे के सारे एम्पेरिकल फार्मूला है ना, तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इसका होता है। तो क्या बाकी के मॉलिक्यूल नहीं होते? बिल्कुल बाकी के मॉलिक्यूल नहीं होते, ये इनके एम्पेरिकल फार्मूला है। इनमें सब में लैटिस नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ये इसके कारण ये तो बनाते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अपन एक केमिकल बॉन्डिंग में CO2 SiO2 को डिटेल में पढ़ा था कि CO2 में कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है, SiO2 में क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो CO2 के डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स होता है, और जिसकी वजह से ये आपके गैस हो जाता है। यहाँ पर लेटेस्ट नेटवर्क है, उस नेटवर्क का एम्पेरिकल फार्मूला ये है SiO2, GO2, SnO2 और PbO2, सब के सब सॉलिड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये इनके ऑक्साइड्स हैं। अगली क्लास में हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, कुछ कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, देखिए।